बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जीआई डिसफंक्शन इन चिल्ड्रन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9 था या 10 था, ठीक है। उसका इस सीक्वेंस के हिसाब से जो हम चल रहे हैं उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है। उसका पार्ट 2 आज पढ़ेंगे और इससे पहले हमने पार्ट 1 में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। पार्ट 2 में जो चीज़ें रहती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो डिसऑर्डर है वो है एंटीससेप्शन। एंटीससेप्शन जो है ये इंटेस्टाइन का एक डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस एंड ऑकर व्हेन अ पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन फोल्ड्स लाइक अ टेलीस्कोप, ठीक है। मतलब ये एक बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन है क्योंकि इसकी वजह से जो इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन का कोई एक हिस्सा दूसरे पार्ट के अंदर चला जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक पाइप के अंदर अगर हम दूसरा पाइप डालते हैं, ठीक है, अंदर घुसाते हैं, तो उसी तरह का जो है यहाँ पे काम हो जाता है, मसला हो जाता है कि इंटेस्टाइन का एक हिस्सा जो कि नॉर्मली एक पाइप की तरह होता है, उसका एक हिस्सा अंदर चला जाता है दूसरे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। या वही सेम इंटेस्टाइन होता है लेकिन उसका एक हिस्सा थोड़ा सा अंदर चला जाता है, ठीक है, और अंदर दब जाता है, जिसकी वजह से जो है जैसे एक चीज़ स्लिप हो जाती है ना, उसी तरह का एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के अंदर स्लिप हो जाता है और वो जो इंटेस्टाइन होता है अंदर की तरफ वो बिल्कुल जाम, बिल्कुल बंद हो जाता है, ठीक है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी का इंटेस्टाइन, किसी बच्चे का इंटेस्टाइन बंद हो जाए और ये इंट्यूससेप्शन वाली कंडीशन में वो चला जाए, ठीक है, तो क्या होगा। ज़ाहिरी बात है उसका स्टूल पास नहीं होगा, उसको पेट में दर्द होगा, उसको रीगर्जिटेशन होगी, ठीक है, जो भी वो खाना खाएगा वो हजम नहीं होगा, बॉडी को नहीं मिलेगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, वो वीक होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है, उल्टियाँ, वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, स्टमक के प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये आपको पता है कि जो भी इंटेस्टाइन से हमारे काम कंट्रोल है, अगर इंटेस्टाइन में मसला आया तो ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। और इसीलिए इसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बताई गई है क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक है। अगर इसमें से थोड़ा सा भी मतलब अगर ये मसला आया तो इसके साथ बहुत सारे मसले बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ रेयर सीरियस डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें वही बात है कि एक इंटेस्टाइन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के अंदर चला जाता है और वो इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसमें भी वही लिखा हुआ है, थ्रू डायग्राम आपको बताया गया है, सो यू कैन सी दैट, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द ऑनसेट इज यूजुअली अब्रप्ट, द चाइल्ड एक्सपीरियंस सडन एब्डोमिनल पेन विद वॉमिटिंग एंड पैसेज ऑफ ब्राउन स्टूल, ठीक है। मतलब ये इसकी जो शुरुआत होती है वो अचानक ही होती है, पता ही नहीं चलता कि कब हुआ, या पहले कोई साइन सिम्टम वगैरह नहीं होते, लेकिन बच्चे जो है वो अचानक उनको पेट में दर्द और वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं और स्टूल पास भी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। एज द कंडीशन प्रोग्रेस द पेशेंट एक्सपीरियंस पीरियड ऑफ कंफर्ट बिटवीन द पेन पीरियड, ठीक है। जिस तरह जो है वो पेशेंट कंडीशन आगे जाती है तो थोड़ा बहुत उसको कंफर्ट जो है वो मिलता है, लेकिन फिर दोबारा उसको पेन आता है, थोड़ा बहुत उसको आराम मिलता है फिर से पेन, ठीक है। तो मतलब पेन आता जाता रहता है। स्टूल जो होता है उसका वो बिल्कुल रेड कलर का आपको नज़र आएगा और जैसे एक जेली होती है ना, बिल्कुल लिक्विड, जो गाढ़ा सा हो चुका होता है, जेली लाइक, उस तरह का होगा क्योंकि अंदर जो है वो ब्लड और ये सारी चीज़ें हैमरेज हो चुका होता है, ब्लड ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। तो जो म्यूकस और चूंकि स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए और आसानी से फ्लो बाहर निकलने के लिए म्यूकस होता है, ठीक है। म्यूकस और वो फ्लो, ब्लड वगैरह सारी चीज़ें मिलके जब बाहर आती हैं तो स्टूल बिल्कुल रेड कलर का और एक जेली लाइक नज़र आएगा आपको। तो ये आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कंडीशन हो सकती है। अच्छा, a palpable mass may be present in the right quadrant or mid right abdomen। एब्डोमेन का जो मतलब पेट का जो राइट साइड हिस्सा होता है, ठीक है, राइट साइड पे या फिर बिल्कुल मिड में, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ, लेकिन थोड़ा सा जैसे नाफ होता है ना, तो नाफ के थोड़ा सा राइट साइड पे आपको एक मास, मतलब जब आप पिलपेट करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा मास फील होगा, ठीक है। और अगर आप इसका डायग्नोजिंग करना चाहते हैं, किस तरह मालूम करना चाहते हो, आप एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कंट्रास्ट एनीमा यूजिंग बेरियम। इनीमा जो होता है, इनीमा जैसे नॉर्मली हम कंस्टिपेशन में देते हैं, तो ये भी एक किस्म का इनीमा होता है, लेकिन ये तो कंस्टिपेशन है नहीं। यहाँ पे एक बेरियम नाम का केमिकल जो है वो इसके अंदर डाला जाता है
और उसका स्पेशली मतलब ये होता है कि वो जब इंटेस्टाइन के अंदर जाता है तो वो एक लाइटनिंग कंडीशन प्रोड्यूस करती है, मतलब वो जिस चीज़ पे वो पड़ती है, ठीक है, वो केमिकल जहाँ पे जाके वो लगेगा, ठीक है, तो वो बाहर वो इनिमा चूंकि ये टाइप ऑफ अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, जो बाहर कंप्यूटर पे नज़र आता है, तो वो उस बेरियम केमिकल की वजह से हमें इंटेस्टाइन नज़र आता है और फिर उससे पता चलता है कि मसला क्या है, ठीक है, और कहाँ पे वो फोल्डिंग हुई भी है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी से कर सकते हैं, करेक्ट द प्रोलैप्स, ठीक है, जहाँ पे मसला हुआ है उसको आप सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं, या फिर बेरियम एनीमा जो मैंने आपको बताया कि इन विच द कंट्रास्ट इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जब इनीमा अंदर जाता है बेरियम वाला, ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा करा देता है, अंदर का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर की वजह से जो है वो लीडिंग टू द मूवमेंट ऑफ बाउल बैक एंड टू प्लेस, ठीक है, जिसकी वजह से चूंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से वो इंटेस्टाइन थोड़ा सा खुल जाता है और जो इंटेस्टाइन अंदर आया हुआ है, ठीक है, वो अपनी जगह पे वापस चला जाता है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आप जो है वो फ्लूइड वगैरह उसको ज़्यादा दोगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस उसका ठीक रखेंगे, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिवली ऑपरेशन के बाद आपने जो है उसके वाइटल साइंस वगैरह देखने हैं, ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है या फिर जो स्कार होता है सर्जरी का उसका आपने ख्याल रखना है। मैनेज द चाइल्ड्स पेन, मेंटेन पेटेंट नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। इसके अलावा उसका जो पेन होगा, पेन कम करना है, और जो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब वगैरह लगा होता है, क्योंकि वो जो है लगते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन उसका ऑलरेडी ख़राब होता है, ठीक है, तो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के ज़रिए उसको खाना वगैरह देते हैं, फ्लूइड वगैरह, ठीक है, तो वो आपने खुला रखना है, सही रखना है, वाइटल साइन वगैरह चेक करने हैं, और चेक फॉर एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिन अगर आपको जो है वो इस तरह की मतलब भारी भारी सी फील होगी या उसके अंदर आपको कोई एडिमा या कोई वगैरह फील होगा, ठीक है, वो आपने नोट करना है। और जो बाउल साउंड्स होंगे हर 4 घंटे, हर 4 आवर्स के बाद, 4 घंटे के बाद आपने जो है वो बाउल साउंड वगैरह देखने होंगे, चेक करने होंगे। अगर एबनॉर्मल कोई साउंड या फिर रिगर्जिटेशन या इस तरीके की कोई चीज़ें, कोई साउंड आपको मिलती है, ठीक है, तो आपने नोट करना है। आफ्टर नॉर्मल बाउल फंक्शन रिटर्न स्टार्ट क्लियर फ्लूइड टाइप, ठीक है, जब उसका ये खत्म हो जाए, उसका बाउल मूवमेंट सब कुछ सही हो जाए, ठीक है, फंक्शनिंग वगैरह इंटेस्टाइन का सारा सब कुछ सही हो जाए, तो हमने उसको फ्लूइड डाइट पे वापस लेके आना है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट एंटीसेप्शन। नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज हर्शस्प्रंग्स डिजीज, बहुत ही अजीब सा नाम है, ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट ने ये जो है डिस्कवर किया था, तो इसीलिए उसके नाम से ये डिजीज है, ठीक है, तो इसकी अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे दैट इज हर्शस्प्रंग्स डिजीज। अच्छा जी, ये जो डिसऑर्डर है ये भी इंटेस्टाइन का डिसऑर्डर है, लेकिन ये पिछले वाले डिसऑर्डर से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वाले डिसऑर्डर में पढ़ा कि उसमें इंटेस्टाइन एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं और ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। हर्शस्प्रंग डिजीज को हम एक और भी नाम कहते हैं, दैट इज कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसमें अगर आपको ये चीज़ याद हो, ए गैंग्लियोनिक, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, और पूरा नाम आपको ये याद रखना है, ठीक है, कंजेनाइटल ए गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन। जैसे कि आपको पता है कि गैंग्लियन जो है वो रिलेटेड वर्ड है टू द नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम का मसला होगा कि मतलब यहाँ पे जो है न्यूरॉन की सप्लाई सही नहीं है, नर्व एंडिंग्स या न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रॉपरली आ नहीं रहे, तो इंटेस्टाइन के इस वाले हिस्से को ब्रेन से सिग्नल्स नहीं मिलते। जब यहाँ पे ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलते और बेबी के जो इंटेस्टाइनल नर्व्स होते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते, ठीक है, जो गैंग्लियन सेल जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से बेबी को स्टूल पास करने में मसला होता है, ठीक है, और स्टूल आसानी से पास नहीं होता, क्योंकि जो ब्रेन से वहाँ को उस जगह को जो सिग्नल्स और जो नर्व सेल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन और सिग्नल्स आने चाहिए वो आते नहीं है, क्योंकि उस इलाके का, उस एरिया के जो नर्व सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली मेच्योर या प्रॉपरली डेवलप नहीं होते। इसी वजह से जो है बच्चा स्टूल नहीं पास कर पाता, और इस डिजीज़ को हम कहते हैं हर्शस्प्रंग्स डिजीज़, या फिर इसको हम कंजेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉजेज़ की बात करें तो ये
लिखा हुआ है कि ये डिजीज़ किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ लेक ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व सेल्स इन द वॉल ऑफ द रेक्टम एंड एनस। वही बात कि यहाँ पे ये डिजीज़ क्यों होगी, बच्चे के स्टूल क्यों पास नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पैरासिम्पैथेटिक जो मतलब इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, कि बच्चे को जब बच्चा या फिर जो भी मतलब एक एडल्ट बंदा है, जब बंदे को स्टूल पास करना होता है तो वो जल्द से जल्द ये कोशिश करता है कि मैं जल्द से जल्द वॉशरूम पहुंच जाऊं, ठीक है। एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, अगर नहीं पहुंचेगा तो मसला हो जाएगा। अब ये जो है एक पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन है कि आपको अगर इस तरह फील हो रहा है, आपने स्टूल पास करना है, ठीक है, बाउल मूवमेंट हो रहा है, तो आप कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्द आप जो है वॉशरूम पहुंच जाए, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया में क्या होता है कि वो पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स है वो है नहीं, वो बिल्कुल डेवलप नहीं हुए, तो बच्चे को वो चीज़ फील नहीं होती, और इसी तरह स्टूल जो है वो उस वाली कंडीशन में नहीं जाते और आगे पास नहीं होते, ठीक है। क्योंकि एनएस और रेक्टम के जो वॉल्स होते हैं वहाँ पे ये न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। अब अगर मौजूद नहीं है तो वही मसला होगा। एट कुड अकर अलोन और अदर क्रोमोसोमल और कंजेनिटल डिफेक्ट, या तो ये जो मसला होगा या अकेले हो सकते हैं, बच्चे में कोई और मसला नहीं है, मतलब कोई और डिफेक्ट नहीं है, दिमागी तौर पर वो सही है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं है, बाकी बॉडी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसको ये तो सिर्फ ये मसला सिर्फ और सिर्फ मतलब अकेले हो सकता है, ठीक है। या फिर ये मसला किसी और बीमारी के साथ भी लिंक हो सकता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम। तो अगर किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम का मसला है तो उसके साथ ये भी मसला हो सकता है, या फिर किसी कोई दूसरी ऐसी बीमारी है जो कंजेनिटल हो, ठीक है, तो उसमें भी ये मसले हो सकते हैं। अच्छा, इसके साइन सिम्टम्स की बात करें तो वही है बहुत इजी, जो कि मैंने आपको बता दिए कि बच्चा जो है वो स्टूल पास नहीं कर पाएगा, और बच्चे की जब पैदाइश होती है तो पैदाइश के 48 आवर्स तक वो मेकोनियम पास नहीं करता। मेकोनियम कहते हैं फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी, ठीक है, उसको मेकोनियम कहते हैं। तो ये जब पास नहीं होता और फिर उसके बाद भी पास नहीं होता, तो हमें पता चल जाता है कि कोई ना कोई मसला है, ठीक है। एब्डोमेन आपको जो है वो डिस्टेंट फील होगा, मतलब सख्त सा फील होगा। इसके अलावा स्टमक में ब्लोटिंग आवाज़ें आएगी, जैसे गड़ गड़ की आवाज़ें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ वॉमिटिंग, उसको धीरे धीरे जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको वॉमिटिंग ज़्यादा होगी, फीवर होगी, ठीक है। और कंस्टिपेशन जो है वो तो होगी, क्योंकि आगे वो चीज़ जा नहीं रही, तो जाहिर बात है कंस्टिपेशन होगी। और जो रेगुलर बाउल मूवमेंट होता है वो तो वो नहीं होगा। ये तो हम ऑलरेडी मतलब वही सारी चीज़ें। अच्छा, अब इसमें लिखा गया है इफ़ द कंडीशन इज़ नॉट ट्रीटेड, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, ब्लडी डायरिया हो सकता है, ब्लड में जो है वो डायरिया में ब्लड आएगा। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन ये तो बता दिया, और एंटीरोकोलाइटिस, एंटीरोकोलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से हो सकती है। एन ओल्डर चाइल्ड में हैव अ हिस्ट्री ऑफ फेलियर टू गेन वेट, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि अगर इस चीज़ को ट्रीट ना किया जाए, अगर किसी बच्चे के इंटेस्टाइन में मसला है तो उसका वेट गेन नहीं होगा, उसको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की कंस्टिपेशन होगी, ठीक है। और आपको जो है द ऑन एग्जामिनेशन द रेक्टम में बी एम्प्टी, और अगर आप उसके एग्जामिनेशन करेंगे पिल्पेशन वगैरह, ठीक है, इंस्पेक्शन करेंगे, तो आपको रेक्टम यूजुअली खाली नज़र आएगा, क्योंकि वो रेक्टम तक पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। तो ये मसले होंगे। अच्छा जी, डायग्नोसिस जो है वही बात, एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, बेरियम इनीमा जो कि अभी मैंने आपको बताया वो कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो ज़ाहिरी बात है कि जहाँ पे वो मसला है, जहाँ पे वो इंटेस्टाइन ख़राब है, उसको रिमूव करना है, ठीक है, रिमूवल ऑफ ए गैंग्लियनिक बाउल जिसको हम कहते हैं। और अगर सीवियर केस है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक केस है, ठीक है, तो कोलोस्टमी करते हैं, मतलब कम्प्लीटली वो जो कोलोन है, ठीक है, जहाँ पे वो मसला उसको रिमूव करते हैं, और उसकी जगह एक दूसरा रास्ता बनाते हैं, या फिर दूसरा कोई बैग वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, जो बाहर की तरफ फेस्टूला वगैरह। तो इसी तरह की चीज़ें एज अ मैनेजमेंट या फिर एज अ ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो मसले होते हैं, ठीक है, तो वो एंटीरोकोलाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, डायरिया वगैरह, वाटरी स्टूल, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो सकती है।
नर्सिंग असेसमेंट की बात करें तो नर्सिंग असेसमेंट में आपने आफ्टर सर्जरी ये देखना है या फिर बिफोर सर्जरी भी देखना है कि बच्चा जो है वो 48 आवर्स तक जो न्यू बॉर्न होगा वो फर्स्ट टूल यानी कि मेकोनियम पास करता है या नहीं पास करता, ठीक है। और अगर वो डिस्चार्ज हो गया, वो घर पे चला गया, तो आपने उसके पेरेंट्स को बताना है कि आपने इसको इसके पैसेज ऑफ स्टूल को देखना है कि स्टूल पास करता है या नहीं पास करता। अगर पास करता है, ठीक है, तो किस तरह का है, ब्लडी है, नहीं है, डायरिया है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा जो है लिक्विड टाइप है या जली है, तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होगी, क्योंकि ये नर्सिंग मैनेजमेंट या असेसमेंट में आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो आपने बच्चे को फ्लूइड और इन सारी चीज़ों का बैलेंस रखना होगा, न्यूट्रिशन वगैरह देना होगा, ठीक है। इसके अलावा डेली रेक्टल irrigation with normal saline solution to promote adequate elimination and prevent obstruction। सर्जरी के बाद जो है वही या उसी टाइम ड्यूरिंग जब वो आपके पास एडमिट है, ठीक है, तो आपने बच्चे का जो रेक्टम होगा, जो एनएस होगा, ठीक है, उसको अपने नॉर्मल सलाइन के साथ वॉश करना है, ताकि जो आ, मतलब फ्लो है या जो मूवमेंट है बाउल का, ठीक है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, कोई मसला ना हो और वो आसानी के साथ हो सके, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिवली हमने जो है इन्फेक्शन को ख्याल करना है कि इन्फेक्शन कोई उसको ना हो, पेन ना हो, ठीक है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है। इसके अलावा जो एब्डोमिनल सरकमफेरेंस होता है, मतलब एब्डोमिन का जो साइज होता है, ठीक है, वो हम डेली देखते हैं कि मतलब बढ़ नहीं रहा या कम नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें जितना होना चाहिए उतना हो, ठीक है। 32 टू 33 सेंटीमीटर होता है नॉर्मली। अच्छा, फैमिली को सपोर्ट करना है, ये तो सारी चीज़ें हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी एज ए नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो सर्जरी की हुई है, जो कोलोस्टमी वगैरह की हुई है, तो फैमिली को आपने बताना है कि इसका ख्याल कैसे रखना है, और जो ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन है, ठीक है, इसको अगर इस तरह के कोई साइन सिम्टम्स हो तो आपने कैसे मैनेज करने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट डिजीज है ट्रैकियो एजोफेगल फिस्टूला, और इसको हम कहते हैं एजोफेगल एट्रेसिया भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम आप इसको कह सकते हो, ट्रैकियो एजोफेगल फिस्टूला, तो इसमें फिर ट्रैकिया और एजोफेगस दोनों की बात होगी। लेकिन अगर हम इसको एजोफेगल फिस्टूला कहते हैं, सॉरी एजोफेजियल एट्रेसिया कहते हैं, ठीक है, तो फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ एजोफेगस की बात होगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है या मसला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एजोफेजियल एट्रेसिया की, या ट्रैक्यूएजोफेगल फेस्टुला। फेस्टुला आपको पता है कि किसी भी एबनॉर्मल होल को कहते हैं, कि जब दो ऑर्गन्स के अंदर जो नॉर्मली कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, कोई होल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वहाँ के अंदर अगर कोई होल, कोई रास्ता, कोई सुराख बन जाए, इसको हम फेस्टुला कहते हैं। जैसे ट्रेकिया और एजोफेगस दोनों आसपास होते हैं, ठीक है, एक सांस की नाली, एक खाने की नाली। अब अगर दोनों के दरमियान जो है, नॉर्मली ये कैसे होते हैं कि बिल्कुल दो पाइप हैं, आसपास जा रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई रास्ता नहीं है, कोई सुराख नहीं है। लेकिन अगर इनके दरमियान कोई सुराख आ जाए, कोई मसला आ जाए, ठीक है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, तो फिर जो खाने की नाली की चीज़ें होंगी वो ट्रेकिया में जाएगी, और ट्रेकिया की चीज़ें खाने की नाली में जाएगी, ठीक है। तो ये कनेक्शन बन जाता है, चीज़ें मिक्सअप हो जाती है, इस चीज़ को हम कहते हैं फेस्टुला, ठीक है। लेकिन जब ट्रेकियो और एजोफेगस की बात होगी तो फिर उस कंडीशन में हम इसको ट्रेकियो एजोफेगल फिस्टुला कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अक्सर रेक्टम, जो मतलब फीमेल में वेजाइना और रेक्टम होता है, ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान भी कोई राब्ता नहीं होता, लेकिन जब वहाँ पे फेस्टुला होता है तो फिर वेजाइना और रेक्टम का जो कनेक्शन है वो एक हो जाता है, और अक्सर जो है वो स्टूल थ्रू वेजाइना बाहर आता है, ठीक है। ये आप हमने पढ़ा था इन फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर पढ़ा था आई थिंक, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके के मसले होते हैं, और फेस्टुला का आपको क्लियर होगा पहले से, आई होप। एट्रेसिया का मतलब होता है किसी चीज़ का बंद हो जाना, जाम हो जाना, ठीक है। अब एजोफेजियल एट्रेसिया है तो मतलब एजोफेगस जो है वो बीच रास्ते में बंद हो जाता है, आगे जा नहीं पाता, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि एजोफेगस जो है वो माउथ से स्टमक के साथ कनेक्ट होता है, और जो भी हम खाना खाते हैं वो माउथ से स्टमक तक जाता है थ्रू एजोफेगस। लेकिन जब एजोफेजियल एट्रेसिया होता है तो इसमें क्या होता है कि एजोफेगस जो है वो माल फॉर्म्ड हो जाता है। माल फॉर्मेशन मतलब ये होता है
कि चीज़ गलत बन जाती है, जिस तरह बननी चाहिए थी उसी तरह नहीं बन रही, गलत बन गई, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम फेलियर ऑफ द एजोफेगस टू डेवलप एज अ कंटेंशियस ट्यूब ड्यूरिंग द 4th to 5th वीक ऑफ जेस्टेशन। मतलब जो एजोफेगस होता है वो तकरीबन चौथे से पांचवें हफ्ते के दरमियान बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये मसला आता है, ठीक है, तो ये बन नहीं पाता और ये माउथ से एजोफेगस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, एजोफेगस फेल टू लेंथन एंड बिकम सेपरेटेड, अलग नहीं हो पाता एज ट्रेकिया से, ठीक है। और इसके अलावा इंस्टेड इट फ्यूज इनटू द ट्रेकिया बाय फेस्टुला और में एंड इन अ ब्लाइंड पाउच। जिसकी वजह से ये तो या जाकर ट्रेकिया के साथ कनेक्ट होगा या फिर ऐसे ही बीच में जाके कनेक्ट होगा। जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये एट्रेसिया होगा कि आके एक उंगली के जैसा बन जाता है और आगे नहीं जा पाता, ठीक है। या फिर जो है वो आगे जाके किसी दूसरे ट्रेकिया के नॉर्मली ये होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, देखो ये जो है, ठीक है, ये नॉर्मल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उंगली के जैसा बन चुके हैं और आगे कोई रास्ता नहीं है इसको जाने के लिए, तो इसको हम एट्रेसिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये यहाँ से भी कनेक्ट है उसके साथ, ट्रेकिया के साथ, और यहाँ से भी कनेक्ट है, ठीक है, तो इसको हम फिस्टूला कहते हैं। और ये यहाँ पे भी बिल्कुल एबनॉर्मल है कि बीच में बिल्कुल गैप है, तो जो खाना आएगा वो नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे भी मसला है, यहाँ जो खाना आएगा वो कहाँ जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है, तो डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के मसले आ जाते हैं और इसी तरह जो है वो कंटेंट जो होता है वो मिक्सअप हो जाता है। अब देखें, इट इज एसोसिएटेड विद मैटरनल हिस्ट्री ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनस। ये जो कंडीशन होती है या ये जो मसला होता है ये ज़्यादातर मदर रिलेटेड होता है कि मदर के यूट्रस के अंदर, ठीक है, पॉलीहाइड्रोमिनस का मतलब होता है कि जब आपने पढ़ा होगा कि बच्चा जो है वो यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में पड़ा होता है जिससे उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, ठीक है, और बच्चे की प्रोटेक्शन होती है। एमनियोटिक फ्लूइड अगर नहीं पता तो सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब वो फ्लूइड एक ख़ास मकदार तक होता है, आई थिंक 2 लीटर या इतना होता है, एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इसका एक ख़ास मकदार होता है, ठीक है। अब ये फ्लूइड अगर उस नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनस। और जब ये फ्लूइड बढ़ जाता है तो ये कोई आम मसला नहीं है, इसकी वजह से बच्चे के अंदर बहुत सारे कंजेनिटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सारे पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रैकियो एजोफेगल फिस्टूला है, ये भी उसी पॉलीहाइड्रोमेनस का ही एक रिजल्ट है कि जब वो फ्लूइड बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से ये वाला मसला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से और भी बहुत सारे मसले जैसे कि हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये वाला मसला है तो उसको हार्ट डिफेक्ट भी होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में भी मसले होंगे, मसल्स और स्केलेटल और बोन्स ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो सकती है, मसले उनमें भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके वैसे टाइप्स है, नॉर्मल एट्रेसिया विद डिस्टल फिस्टूला और डबल फिस्टूला, ठीक है। डबल फिस्टूला, और ये आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या चीज़ें। इसके साइन सिम्टम पे आते हैं, तो साइन सिम्टम में जो है क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं आपको ये आपको ऑलरेडी पता होगा या फिर आप सोच के बता सकते हैं कि एक तो सबसे पहले जो है वो एक्सेसिव सलाइवेशन होगी, बहुत ज़्यादा उसको, मतलब सलाइवा बहुत ज़्यादा आएगा जिसको हम ड्रूलिंग कहते हैं, ठीक है। ड्रूलिंग का जो वर्ड होगा वो भी एक्सेसिव सलाइवा के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा उसको सांस लेने में मुश्किल होगी क्योंकि ट्रेकिया ऑलरेडी बंद है, ठीक है, वहाँ पे खाना जा रहा है और खाने के नाली के साथ वो कनेक्ट है, तो सांस के बजाय वहाँ पे खाना जाएगा। अगर सांस जा भी रही है तो आगे जाके उसको मुश्किल होगी और सांस लेने में मसला होगा, ठीक है, तो साइनोसिस होगा। इसके अलावा चोकिंग, चोकिंग जो हमें अक्सर खांसी होती है ना ड्यूरिंग, जब हम कुछ खा रहे होते हैं और वो खाने का कोई एक टुकड़ा जो है वो सांस की नाली में चले तो हमें खांसी लग जाती है, जिसको हम चोकिंग कहते हैं, तो ये भी एक मसला हो सकता है। और स्नीजिंग, जो छींके वगैरह होती हैं, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग फीडिंग द इन्फेंट रिटर्न फ्लूइड थ्रू द नोज एंड माउथ। जब भी आप मतलब बच्चे को खाना खिलाते हैं या दूध पिलाते हैं, ठीक है, तो वो
वापस आता है, या तो माउथ के ज़रिए आएगा क्योंकि वो कनेक्ट होता है ना आपस में, तो माउथ के ज़रिए वापस आएगा, मुंह के ज़रिए वापस आएगा, ठीक है। एब्डोमेन में भी बिकम डिस्टेंडेड, वही बात कि उसमें एयर जमा होगा एब्डोमेन के अंदर, और इसके अलावा वो डिस्टेंडेड सख्त सा फील होगा आपको। डायग्नोसिस की बात करें तो मेड बाय अटेम्प्टिंग टू पास अ 5 और 8 फ्रेंच नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू द स्टमक। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो डायरेक्टली कहाँ स्टमक में डाला जाता है, क्योंकि वो मुंह से तो कुछ खा नहीं सकता, खा नहीं पाएगा तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, मर जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि एनजी ट्यूब जो है वो डायरेक्ट स्टमक में पास करते हैं। द ट्यूब मीट द रेजिस्टेंट, लेकिन जब हम वो पास करते हैं तो फिर भी उसके सामने बहुत सारे मसले आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसके लिए अलग टेक्निक्स होती हैं, तो हम उसके ज़रिए वो पास कर देते हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस में हम एक्सरे भी करते हैं, इकोकार्डियोग्राम भी करते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चल जाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं, मतलब आईवी के ज़रिए, क्योंकि मुंह से तो वो खा नहीं पाएगा, एंटीबायोटिक वगैरह उसमें दे देते हैं। सक्शन करते हैं, सक्शन आपको पता है कि जो चीज़ें एक्स्ट्रा गई हुई उसको निकालना होता है, ठीक है, ताकि एजोफेगस जो है वो साफ़ हो और उसको ठीक करने की कोशिश करें। इसके अलावा सर्जरी करेंगे एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। बाई लाइगेशन ऑफ द फेस्टूला एंड कनेक्टिंग टू साइड्स ऑफ द एजोफेगस, जो फेस्टूला है जहाँ पे होल बना हुआ है एबनॉर्मली, ठीक है, उसको बंद करके दोनों साइड जहाँ पे है, ठीक है, उसको एजोफेगस के दोनों साइड को आपस में कनेक्ट करें और सर्जरी करें। कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड गैस्ट्रो एजोफेगल रिफ्लक्स, जिसको हम गर्ड कहते हैं, ठीक है। रिफ्लक्स जो है वो हो सकता है कि स्टमक के अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर आ सकती हैं, मतलब वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, और या फिर इसकी वजह से एस्पायरेशन हो सकती है। तो खाने की चीज़ें जब सांस की नाली में जाती है उसको हम कहते हैं एस्पायरेशन, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट डिसऑर्डर इज वॉल्व्यूलस। वॉल्व्यूलस जो है ये बहुत ही इजी है। इट इज़ अ ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन एट लीस्ट एट 180 डिग्री ऑन इट्स मेसेंट्री। ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है, वो इस तरह 180 डिग्री पे होते हैं, लेकिन जब ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, ठीक है, और जैसे आप गिटान बांधते हैं ना उसी तरह का हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, या यहाँ पे आपको अच्छे से नज़र आएगा, ये आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये फोल्ड हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, ठीक है। और जैसे आप किसी चीज़ को बांध देते हो बहुत ज़्यादा मजबूती से, ठीक है, तो यहाँ भी आप समझ लें कि वही होता है कि ये जो इंटेस्टाइन है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वही इंटेस्टाइन का मसला होगा जो पहले हो रहा था, ठीक है। चीज़ें आगे नहीं जाएगी, विच रिजल्ट ब्लड वेसल कंप्रेशन, ब्लड वेसल जो कंप्रेस हो जाते हैं, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, एंड मे कॉज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, और बाउल मूवमेंट जो है वो नहीं होगी, जाहिर बात है, क्योंकि वो बंद हुआ है तो आगे कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। इसके कॉजेज़ जो है मतलब किस वजह से हो सकता है, क्रॉनिक कंस्टिपेशन की वजह से, कि बहुत ज़्यादा टाइम से किसी को कंस्टिपेशन है तो इसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा एबनॉर्मल इंटेस्टाइनल कंटेंट, जो मेकोनियम वगैरह होगा, ठीक है, वो सही से पास नहीं हो रहा, या फिर ऑलरेडी जो है वो कंजिनेटल मतलब पैदाइशी तौर पर इंटेस्टाइन के अंदर माल रोटेशन के मतलब वो सही तौर पर रोटेट नहीं हुए, जिस तरह हम रोटेट करते हैं ना चीज़ों की साइड चेंज करते हैं, इसी तरह वो पैदाइशी तौर पर सही नहीं बने हुए, या उसकी जो रोटेशन है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक मसले हो सकते हैं या एक कॉज हो सकता है। अच्छा, साइन सिम्टम जो है वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। कॉलिकी पेन का मतलब होता है जिस तरह वेव होता है ना कि एक चीज़ आती है जाती है, आने जाने वाली चीज़, एक टाइम आपको पेन फील होगा, फिर नहीं होगा, फिर से फील होगा, ठीक है, जैसे वेव होते हैं इस तरह। तो वेव होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ थ्रू डायग्राम, ठीक है, इस तरह होगा ये कि आ रहा है फिर ख़त्म हो रहा है, फिर आ रहा है फिर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये क्या होता है, कॉलिकी पेन होता है। तो इस तरह के पेन को हम ये कहते हैं कॉलिकी पेन के आने जाने वाला, एक वेव लाइट, ठीक है। फेलियर टू पास फ्लेटस और स्टूल पास करने में, गैसेस खारिज करने में उसको मसला होगा, ठीक है। वॉमिटिंग जो है बहुत
अगर वोमिटिंग है तो ये एक लेज साइन है, मतलब वोमिटिंग जब तक उसको होगी तो मतलब काफ़ी टाइम हो चुका है उसको ये मतलब हुए, ठीक है। इसके अलावा रैपिड हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, रैपिड ब्रीदिंग होगी, ठीक है। डायग्नोसिस जो है वही एक्सरे करते हैं, वाइट ब्लड सेल काउंट देखते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह इसका हमें बताते हैं, ठीक है। और सीटी स्कैन जो है वो करते हैं। ट्रीटमेंट जो है ज़ाहिर बात है अगर बच्चे में है तो सर्जरी करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अनट्विस्टिंग बाय परफॉर्मिंग सिग्माइडोस्कोपी, और कभी कभी सिग्माइडोस्कोपी मतलब ये इंटेस्टाइन के अंदर डिवाइस अंदर करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो उस डिवाइस की मदद से हम उनको अनट्विस्टिंग करते हैं, मतलब वापस उसको सही पोजीशन में लेके आते हैं। एंड प्लेसिंग रेक्टल ट्यूब मॉनिटर फास्ट टाइम ऑफ बाउल इस्कीमिया। इसके अलावा हम वहाँ पे देखते हैं, मॉनिटर ट्यूब लगाते हैं, ठीक है, रेक्टम में, और जिसकी वजह से जो है वो हमें बाउल इस्कीमिया का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन सही है, प्रॉपर्ली इंटेस्टाइन को मिल रहा है, सब कुछ सही है, उसकी 2-3 दिन तक वो खड़ा रहता है। उसके बाद हम फिर उसको देखते हैं। इफ नो इम्प्रूवमेंट कंसल्ट सर्जरी फॉर लेप्रोटमी। और अगर इस तरह का फिर भी उसको फ़ायदा ना हो, ठीक है, वो डिवाइस पास करने के बाद भी वो सारी चीज़ें सही ना हो, फिर हम क्या करेंगे, लेप्रोटमी करेंगे, मतलब वही एब्डोमेन के ज़रिए जाके अंदर उस जगह को सर्जरी के ज़रिए काट के बाहर जाएगा, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन में वही डिहाइड्रेशन से बचाना है, एनजीटी पास करना है, ठीक है। इसके अलावा आईवी थेरेपी देनी होती है, फ्लूइड वगैरह हमें मेंटेन रखना होता है। एनाल्जेसिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, एंटीबायोटिक्स में इन्फेक्शन वगैरह को कम करने के लिए, ठीक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ये कि ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों में काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शन वो ठीक करते हैं। All right. Here is another disease that is liver abscess. लिवर एब्सिस हमें नाम से पता चलता है, ठीक है, कि एब्सिस का मतलब होता है कंटामिनेशन, गंदगी होना, जरासीम का बनना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लिवर एब्सिस डिफाइंड एज अ pus filled mass in the liver that can develop from injury to the liver। मतलब जब लिवर के अंदर जो पीप वगैरह होता है या पस होता है, ठीक है, वो जमा होने लग जाए, ठीक है, किस वजह से, या तो लिवर में कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से हुआ, या फिर एब्डोमेन की तरफ से कोई इंजरी या इन्फेक्शन या माइक्रोब्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर जो पोर्टल वेन होता है जो इंटेस्टाइन से आ रहा है थ्रू द लिवर, इंटेस्टाइन को लिवर के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम पोर्टल वेन कहते हैं। उसमें कोई इस तरह का इन्फेक्शन आ रहा होता है और वो लिवर तक पहुंच जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से लिवर एब्सेस हो सकते हैं। 2-3 रास्ते, या तो लिवर खुद ही इंजर्ड है, मसला है, ठीक है, तो पस फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें होंगी, या फिर एब्डोमेन से कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, इन्फेक्शन वगैरह आ रहा है उसकी वजह से, या फिर पोर्टल वेन जो होगा जो इंटेस्टाइन और लीवर के दरमियान कनेक्शन करता है, ठीक है, उनके दरमियान इस तरह के कोई जरासीम या फिर बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है तो उसकी वजह से होगा। इसके कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में ज़्यादातर वही इंजरी हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया इंक्लूडिंग ई कोलाई, ठीक है, ज़्यादातर जो मसला होगा वो इस्करिकिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से हो सकता है, या एंटीरोकोकस या स्टेफेलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, ये कुछ बैक्टीरिया है जो कि मसले पैदा करते हैं। साइन सिम्टम्स वही है कि पेन इन द राइट अपर एब्डोमेन, जो जहाँ पे लीवर होगा, ठीक है, वहाँ पे होगा ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी पूरे एब्डोमेन में भी होता है, थ्रू द आउट द एब्डोमेन। क्ले कलर्ड स्टूल, स्टूल बिल्कुल आपको इस तरह जैसे मिट्टी होती है ना उसी तरह का मिलेगा, या मिट्टी में जब पानी डालते हो क्ले कलर, जिसको हम कीचड़ टाइप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डार्क यूरिन होगा, फीवर, चिल्स, नाइट स्वेट्स, ये सारी चीज़ें, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। और इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, अनइंटेंशनल वेट लॉस, वीकनेस, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ट्रीटमेंट जो है वही एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, क्योंकि इन्फेक्शन है तो इसमें एंटीबायोटिक ही देंगे, और बैक्टीरियल है तो फिर ज़ाहिरी बात है, ठीक है। इसके अलावा एडिकेट ड्रेनेज आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ पायोजेनिक लिवर एब्सिस इन कम्बिनेशन। जो भी
पस वगैरह होगा, जो भी कचरा होगा उसको ड्रेन ड्रेन करना है, मतलब ये कि उसको बाहर निकालना है, ठीक है? तो वहाँ पे कोई कचरा वगैरह नहीं जमा होना चाहिए। ड्रेनेज हैज़ बीन एक्कम्प्लिश्ड आइदर सर्जिकली, और ये या तो सर्जिकली करेंगे, ज़्यादातर सर्जिकली करते हैं, ठीक है? या फिर थ्रू ट्यूब करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो करते हैं वो थ्रू सर्जरी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो ये बहुत कॉमन है, और आपको पता है कि हर्निया क्या है, ठीक है? हर्निया जो है अकर व्हेन एन इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी पुशेस थ्रू अ वीकन्स इन द मसल और सराउंडिंग टिश्यू वॉल, कि कोई भी अर्गन जो है वो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पे चला जाए, ठीक है? उसको हम कहते हैं हर्निया, क्योंकि वहाँ के जो मसल्स हैं या वहाँ के जो मेम्ब्रेन्स हैं वो वीक हो चुके होते हैं, ठीक है? तो वीकनेस की वजह से वहाँ के जो ऑर्गन्स होंगे वो उसी कमज़ोर जगह पे दूसरी जगह चले जाएँगे, और इसको हम हर्निया कहते हैं। अल्टीमेटली ऑल हर्नियाज़ आर कॉज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड ओपनिंग। वही बात है कि कोई प्रेशर है या कोई सुराख है, कोई ओपनिंग है, ठीक है? उसकी वजह से होता है, या कोई मसल है उसकी वजह से, या कोई फेशिया फिस्टुला जिसको हम कहते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। द प्रेशर पुशेस एन organ और टिश्यू थ्रू द ओपनिंग और वीक स्पॉट, उसी ओपनिंग या फिर किसी वीक जगह की जो प्रेशर है उसकी वजह से वो organ उसी चीज़ के अंदर चले जाते हैं, और वो हर्निया हो जाता है। समटाइम द मसल वीकन्स, वीकनेस इज प्रेजेंट एट बर्थ बट मोर ऑफन एंड एट हैपन्स लेटर इन लाइफ। ज़्यादातर जो है वो बाद में होता है, मतलब ये कंजेनिटल ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन कभी-कभी मसल्स अगर सही से बन नहीं पाते हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो हर्नियाज़ होते हैं वो बाद में होते हैं, ठीक है? किसी भी भारी काम करने की वजह से, भारी काम या फिर कोई भारी चीज़ें उठाने की वजह से, ठीक है? तो उसकी वजह से हो सकता है। ऊपर आपको इस पिक्चर में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया बताए गए हैं, लेटरल, इंग्वाइनल, फीमोरल, ठीक है? ये आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा एक नज़र, ठीक है? साइन सिम्पटम वही कि जहाँ पे हर्निया होगा, ज़ाहिर-सी बात है अगर वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन आया है तो वो जगह आपको बल्ज, मतलब बाहर की तरफ थोड़ी-सी हुई नज़र आएगी, ठीक है? इसके अलावा हर्निया में इंक्लूड हार्ट बर्निंग, जलन होगी, अक्सर मैदे में जलन होती है, ठीक है? साँस लेने में भी कभी-कभी मुश्किल होती है, ट्रबल इन स्वॉल्विंग, ठीक है? और चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, ये मसले हो सकते हैं। मैनेजमेंट जो है वो हर्निया का सर्जरी होता है कि बस सर्जरी करके आपने उसको ठीक करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस, ठीक है, जिसको हम NEC भी कहते हैं, और ये बहुत इजी है, जिसको हम नेक्रोटाइजिंग के नाम से याद रखेंगे। नेक्रोटाइजिंग आपने नेक्रोसिस याद रखना है, एपोप्टोसिस नेक्रोसिस का आपने पढ़ा होगा, प्रोग्राम सेल डेथ और एक्सीडेंटल सेल डेथ, ठीक है, तो उसको हम एपोप्टोसिस नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस इज द नेक्रोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन टिश्यू। इंटेस्टाइन के जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जब डेथ हो जाती है, वो जब ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस, ठीक है। और ज़्यादातर जो हो, मतलब ये मसला होता है, ये प्रीमेच्योर बच्चों में आता है, या फिर जो ज़्यादा टाइम तक बीमार रहते हैं, जो सिक इन्फेंट्स होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्रोटाइजिंग मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू रिफर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन कोलोन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। वही बात है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के जो टिश्यूज़ है, ठीक है, उनकी जब डेथ हो जाती है तो ये नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस कहलाता है। इसके कॉजेज़ वही है कि बच्चा जो है वो प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, उसके इंटेस्टाइन जो है वो प्रीमेच्योर होगा, सही से डेवलप नहीं हुआ, या ऑक्सीजन या ब्लड फ्लो इंटेस्टाइन तक सही नहीं जा रहा, तो जहाँ पे ऑक्सीजन या ब्लड फ्लो सही नहीं हो, वो जगह नेक्रोस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी मसला हो सकता है। इंजरी टू द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, या फिर इंटेस्टाइन में कोई इंजरी है, कोई मसला है, ठीक है। हैवी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन दैट erodes द इंटेस्टाइनल वॉल, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, जो कि इंटेस्टाइन के वॉल को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक मसला हो सकता है, या फिर कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये भी है, ठीक है। साइन सिम्टम वही कि जो बेली यानी जो पेट होगा वो बहुत ज़्यादा स्वोलन स्वेल आपको नज़र आएगा, ठीक है। ट्रबल फीडिंग, खाने में मुश्किल होगी, नहीं खा पाएगा,
फूड स्टेइंग इन द स्टमक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। ज़ाहिर बात है, अगर इंटेस्टाइन ज़ख्मी है, ख़राब है, काम नहीं कर रहा, तो फूड जो है वो स्टमक में ही रहेगा, कंस्टिपेशन होगी, ठीक है, डायरिया होगा, ठीक है, और ब्लडी स्टूल वगैरह बच्चा जो है वो पास करेगा, अगर पास करेगा तो, ठीक है। बीइंग लेस एक्टिव और लेथार्जिक, बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी होगी, लेस एक्टिव होगा, सुस्त होगा, ठीक है। लो और अनस्टेबल बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर नॉर्मली जो है वो स्टेबल नहीं रहता, जितना होना चाहिए उतना नहीं रहता, ज़्यादातर कम रहता है। ग्रीन वोमिट, और वोमिट जो है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का आता है, क्योंकि उसमें जो है बाइल जो होता है ना ग्रीन कलर का, जो लीवर में प्रोड्यूस होके जाता है, ठीक है, तो वो आ जाता है वोमिट में थ्रू माउथ, तो इसीलिए वोमिट जो होता है उसका वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। डायग्नोज हम एक्सरे के ज़रिए कर सकते हैं, स्टूल जो है वो करते हैं, स्टूल टेस्ट करते हैं, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी वगैरह ज़्यादा हुआ है तो उससे पता चलता है कि इट इज़ एन इन्फेक्शन, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है, तो ये सारी चीज़ अगर मिलती है तो इट इज़ अ डायग्नोज, ठीक है। ट्रीटमेंट वही इंट्रावेनस इंसर्शन, इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड वगैरह देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक से ही ठीक होगा, और सर्जरी जो है वो करेंगे। अगर पूरा स्टमक ख़राब है तो फिर स्टमक नहीं, सॉरी, पूरा इंटेस्टाइन ख़राब है, नेक्रोज हुआ है, फिर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट जीआई डिसफंक्शन एंड चिल्ड्रन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये हमने 2 पार्ट्स में कवर कर लिया है, एंड आई होप बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल इसमें नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो कि याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।